तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उससे ये सवाल किया गया कि आखिर आप क्या समझते हैं कि ये कंपनी क्यों बिकी, उसने ये जवाब दिया कि हमने हर कोशिश की, हमने सब कुछ जानने की कोशिश की, हमने हर करतब करके दिखा लिया, हमने हर जतन करके देख लिया, लेकिन समझ नहीं आई हम गलत कहाँ हुए, और बिलाखिर वो रो पड़ा। 19वीं सदी के दौरान जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया को अपने कब्जे में ले रही थी तो साल 1850 तक तकरीबन दुनिया की 7% पॉपुलेशन उसके फुटप्रिंट के अंडर आती थी, जो मैप में कुछ इस तरह नजर आता है। लेकिन जरा इस मैप को देखें, 2007 में एक सेल फोन कंपनी का फुटप्रिंट भी दुनिया की इतनी ही आबादी यानी कि 7% पॉपुलेशन को कवर कर रहा था। इस कंपनी का नाम था नोकिया, जो अर्ली 2000s में दुनिया की सबसे बड़ी सेल फोन कंपनी थी और जिसकी 2007 में मोबाइल फोन सेल रिकॉर्ड 44 करोड़ फोन सेट्स थी, जो मार्केट शेयर के एतबार से 40% बनता है ग्लोबल मोबाइल मार्केट का। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगाएं कि मोटोरोला, जो नोकिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी, उसका मार्केट शेयर सिर्फ 13% था। तो आप सोच सकते हैं कि नोकिया कितना बड़ा था। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त था कि नोकिया का फोन हर खास व आम की जेब में मौजूद होता था, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या फिर बिजनेसमैन, और आप भी अंधेरे में नोकिया के फोन की ही टॉर्च चलाते थे। तो आखिर अब नोकिया कहाँ गया? क्या वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी, जिसका मार्केट में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, आज उसे कोई पूछता भी नहीं है? तो ये कहानी है नोकिया की और उसके उन 3 बड़े स्ट्रेटेजिक फेलियर्स की जिन्होंने नोकिया जैसे टाइटैनिक को डुबो दिया। आज हम इसे डिकोड करेंगे। मेरा नाम है हारिस खान और मैं जंग के मैदानों से लेके आज के बिजनेसेस तक में मिलने वाले वॉर टाइम लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लेसन्स को समझता और आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर डिकोड्स। जरा इसे देखें, यह है नोकिया का N95, वो आखिरी नोकिया फोन जो मैंने इस्तेमाल किया। जस्ट लुक एट दिस स्लाइडर फोन विद ब्यूटीफुल मेटालिक बॉडी। मैंने तकरीबन नोकिया के सारे ही कामयाब मॉडल्स यूज किए हैं, चाहे वो 1100 हो या 3310, 6600 हो या कम्युनिकेटर, और यहाँ तक के नोकिया के विंडोज लूमिया फोन्स भी। और यकीनन आपने भी इनमें से किसी न किसी मॉडल को कभी न कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि नोकिया के फोन्स लोग खरीदते ही उनकी ड्यूरेबिलिटी, मजबूती और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी टाइमिंग की वजह से थे। लोगों ने तो नोकिया की मजबूती जांचने के लिए फोन थ्रोइंग कॉम्पिटिशंस भी किए और इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स भी, मगर नोकिया फोन्स की मजबूती ने उन्हें टूटने नहीं दिया। Nokia was one of the most unique phones I've ever had in my life actually. तो इस तरह के पायदार फोन बनाने वाली नोकिया कंपनी की आखिर शुरुआत कहां से हुई? नोकिया की शुरुआत 1865 में फिनलैंड में हुई, जब इस कंपनी का नाम वहां मौजूद नोकिया विर्ता रिवर के नाम पर रखा गया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नोकिया कंपनी शुरुआत से ही कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं थी और उस दौर में मौजूद टेलीग्राफ या किसी और टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करती थी, बल्कि ये एक पेपर बनाने वाली कंपनी थी जो आगे जाकर लेट 1800s में इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने लगी। और 1967 तक पहुंचते पहुंचते नोकिया कॉर्पोरेशन बहुत सी और चीजें बनाने लगी, जैसे कि रबर बूट्स और केबल्स। 1970 वो वक्त था जब नोकिया कंपनी ने पहली बार टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री में कदम रखा और आर्मी के लिए रेडियो टेलीफोन्स बनाना शुरू किए। लेकिन अब तक नोकिया को ये नहीं पता था कि उसका सुनहरी दौर अब शुरू होने वाला है। 1980s के आते ही दुनिया ने डिजिटल रेवोल्यूशन देखा और नोकिया ने इस बात का फायदा उठाते हुए GSM टेक्नोलॉजी में कदम रखकर मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दिए। नोकिया के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को सबसे पहले अडॉप्ट करने का उसे बहुत फायदा हुआ और देखते ही देखते 1900s में नोकिया का मोबाइल फोन मार्केट में राइज शुरू हुआ। नोकिया के 1900s के दौर को एक्सपर्ट्स उसका सुनहरी दौर भी कहते हैं, जब कंपनी ने अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग स्ट्रेटेजी के साथ मोबाइल मार्केट को डोमिनेट किया और सबसे पहले GSM टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने मोबाइल फोन्स को GSM सपोर्टेड बनाया, जिसके बाद नोकिया के मोबाइल फोन्स पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बिकने लगे। इसके अलावा नोकिया ने 1100 और 3310 जैसे आइकॉनिक मॉडल्स बनाए, जो आज तक नोकिया के 2 ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन्स हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि 2003 में नोकिया ने अपने 1100 मॉडल के तकरीबन 25 करोड़ फोन सेट्स बेचे हैं, जो कि अभी तक उसके किसी भी मॉडल की ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है। और वजह बिल्कुल साफ थी, नोकिया फोन्स का सिंपल यूजर इंटरफेस और बिल्ड क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी ने दुनिया भर में उसे करोड़ों लोगों की फर्स्ट चॉइस बना दिया था। अर्ली 2000s तक नोकिया और मोबाइल फोन का नाम हम माने हो चुका था और जिसकी एक और वजह नोकिया की इफेक्टिव ब्रांडिंग भी थी। उसकी आइकॉनिक कनेक्टिंग पीपल जैसी टैगलाइन ने उसे यूजर्स के साथ डीपली कनेक्ट कर दिया था। साल 2007 वो वक्त था जब नोकिया ग्लोबल मोबाइल मार्केट का तकरीबन
40% शेयर होल्ड कर रहा था और कंपनी की मैनेजमेंट को ऐसा लगता था कि नोकिया को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जहां से नोकिया के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। In the hardware game, there was no one better than Nokia. सर आप सोचिए 41 मेगापिक्सल कैमरा आता था 1020 के अंदर, 41 मेगापिक्सल, ठीक है, मतलब कि 10 साल पहले की बात है, ठीक है। अभी 41 तो इट्स कॉमन, राइट? लाइक लूमिया 1020 में अभी आपको गूगल ने लॉन्च किया, आप तस्वीर खींचे ना, आप एक बंदे को दूसरे उसके साथ फिक्स कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। लूमिया 1020 में ये 2013 में था, ये 13 में। इमेजिन लाइक दे वर so much ahead of their time in terms of hardware, but it was the software game, that is where they failed. I think they did not realize कि सॉफ्टवेयर की गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्स जो है ना वो दे कैरी द फोन, तो वहां पे दे फेल गया। क्योंकि लेट 2000s में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में दोबारा एक और रेवोल्यूशन आया जब स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस हुए और मोबाइल बनाने वाली कंपनीज का फोकस अब हार्डवेयर से हटकर सॉफ्टवेयर की तरफ हो गया था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की डेमोक्रेटाइजेशन भी शुरू हो गई थी और अब न सिर्फ मोबाइल फोन कंपनीज बल्कि इंडिविजुअल डेवलपर्स भी मोबाइल फोन एप्स बनाने लगे। यही वो वक्त था जब एप्पल ने आईफोन इंट्रोड्यूस कराया, जिसने अपने टच इंटरफेस और एप्स इकोसिस्टम के जरिए मोबाइल टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। मगर हैरानी की बात यह है कि नोकिया जैसा बड़ा जाइंट इस बदलते दौर को समझ ना सका या फिर समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से नोकिया ने सॉफ्टवेयर की बजाय हार्डवेयर पर फोकस किया और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा नोकिया को दूसरी परेशानी ये पेश आई कि उसके मोबाइल फोन्स का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक जमाने में मार्केट लीडर हुआ करता था, आज वो मार्केट में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड्रॉइड और iOS का मुकाबला करने में पूरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि वो डेवलपर्स के लिए ना तो यूजर फ्रेंडली था और ना ही वो मॉडर्न फीचर्स रखता था जो उस वक्त कंज्यूमर्स की डिमांड बन गए थे। तकरीबन 4 साल बाद साल 2011 में नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस गलती को सुधारने के लिए कोशिशें शुरू की। मगर अफसोस कि यहाँ नोकिया ने पैनिक होकर एक ऐसा गलत कदम उठाया जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी। नोकिया ने 2011 में स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखा, मगर अपने फोन्स के लिए एंड्रॉइड की बजाय विंडोज को एज ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट किया। एंड्रॉइड जो कि उस वक्त मार्केट में बहुत पॉपुलर था और डेवलपर्स और कंज्यूमर्स की टॉप चॉइस था, नोकिया ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। They wanted to make it into a portable personal computer, right? And like a PC on your palm, right? And I don't know if you remember, Nokia Lumia का ना tile वाला feature होता था, which every tile was customizable. So imagine the widgets that you have on iPhone right now, ठीक है? Every tile, it was like a Microsoft it was like a Microsoft start screen that you have now, ठीक है, उस तरह की। और हर टाइम मुझे जो लगता है, मुझे जो याद है लूमिया का जो इंटरफेस था, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू विंडोज 8। यस एग्जैक्टली, इट वाज एग्जैक्टली वही वाला टाइल्स वाला फीचर था और उसके कलर्स भी बड़े वाइब्रेंट होते थे। येलो, आई रिमेम्बर मेरे पास था येलो। अब तो आपको पता है हर चीज वायरलेस चार्ज होती है, ठीक है। लूमिया 2020 पहला मेन स्ट्रीम फोन था जिसने वायरलेस चार्जिंग ऑफर की थी और उसके अंदर ची स्टैंडर्ड जो भी यूज करते हैं ना हम, ये स्टैंडर्ड पहली दफा यूज हुआ था, ठीक है। तो मतलब कि इट वाज अमेजिंग। आप इमेजिन करें कि लूमिया 920 के अंदर उस जमाने में एक प्योर मोशन HD प्लस डिस्प्ले आता था और उसके अंदर यू कुड यूज इट इजीली इन एनी सनी वेदर। सनलाइट के अंदर आप आराम से फोन, उससे पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप किसी स्मार्टफोन को यूज कर सकते। आई थिंक देयर पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट वाज सच अ बिग फेलियर इन टर्म्स दैट दे कुड नॉट ब्रिंग डेवलप one of the biggest things with any OS is bringing developers on board, right? Anything you launch and if you cannot bring the developers on board, you will never succeed, right? Especially with the OS systems, right? तो इसके नतीजे में हुआ ये कि चूंकि डेवलपर्स ऑलरेडी एंड्रॉइड और iOS की तरफ मूव कर गए थे, तो नोकिया को अपने फोन्स पर ऐप सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर मिली, जो कि उसके यूजर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। और देखते ही देखते नोकिया ने अपना मार्केट शेयर लूज करना शुरू कर दिया। नोकिया के डाउनफॉल का सारा मलबा उसकी मैनेजमेंट पर गिरता है, जिसने अपने कॉम्पिटिशन को अंडर एस्टिमेट किया और चेंज को रेजिस्ट किया। इस बात का अंदाजा आप इससे लगाएं कि साल
2011 में नोकिया के CEO स्टीफन एलप ने कंपनी के एक इंटरनल मेमो में नोकिया की कंडीशन को लव्स बर्निंग प्लेटफॉर्म से तशबीह दी कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने जल्द ही कुछ ना किया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैमसंग और आईफोन्स एंड्रॉइड और iOS का यूज करके इस टाइम तक नोकिया की तकरीबन पूरी मार्केट कैप्चर कर चुके थे और नोकिया उसका मुकाबला करने में बिल्कुल नाकाम रहा। ऐप डेवलपर्स नहीं आए, ठीक है। उसकी वजह क्या है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को कुछ और चाहिए था, ठीक है। एक OS को क्या चाहिए था कि डेवलपर्स न्यू अपडेट्स करते रहे एज दे डेवलप UI, तो वो भी डेवलप करते रहे। बट मसला क्या है, मसला ये है कि बग्स नहीं खत्म हो रहे थे, डेवलपर्स न्यू एप्स करते थे। आई स्टिल रिमेंबर, तो सोशल मीडिया ऐप ही थी, उन्होंने अपडेट की, जैसा विंडोज ने न्यू अपडेट की, ऐप डेवलपर ने अपडेट की, बट दे कुड नॉट, दे वर नॉट कंपैटिबल इनफ, राइट। तो वो सारा एक्सपीरियंस खराब हो गया। एंड फॉर कंपनी एज बिग इट जस्ट टेक्स दैट मच टू फेल। मसला क्या था? मसला ये था कि एवरी न्यू फोन वाज अ बग। इसके बाद नोकिया ने कमबैक की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम रही। यहाँ तक के साल 2014 में नोकिया ने अपना मोबाइल फोन बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को $7.2 बिलियन के एवज फरोख्त कर दिया और मोबाइल मार्केट से एग्जिट कर लिया। जिसके बाद नोकिया ने अपना फोकस 5G टेक्नोलॉजी की तरफ कर लिया और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर बन गया। नोकिया के इस कदम ने उसकी फेस सेविंग तो करा दी और 5G मार्केट में उसने काफी प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन मोबाइल मार्केट में नोकिया का राज बहुत ही बुरी तरह खत्म हुआ। आगे जाके नोकिया ने HMD ग्लोबल नामी एक कंपनी के बैनर तले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए, लेकिन अब मार्केट में न सिर्फ एप्पल और सैमसंग बल्कि बहुत सी चाइनीज कंपनीज भी आ चुकी थी जिनके अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के सामने नोकिया के फोन्स ना चल सके। तो वो कौन सी ऐसी 3 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी जिन्होंने नोकिया को फेल किया? नोकिया की सबसे पहली मिस्टेक है टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करना। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने बारहा इस बात पर एम्फसाइज किया है कि ऑलवेज बेट ऑन द फ्यूचर। नोकिया की हार्डवेयर फर्स्ट अप्रोच और अपने ट्रेडिशनल सिम्बियन OS पर रिलाई करना उसे महंगा पड़ा। उसने यूजर ट्रेंड पर फोकस नहीं किया और एंड्रॉइड को इग्नोर किया, जो कि उस वक्त डेवलपर्स और यूजर्स की फर्स्ट चॉइस बन गया था। इसके अलावा नोकिया का स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिले करना भी एक बहुत भारी नुकसान साबित हुआ। नोकिया का टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व ना करना और खास तौर पे एंड्रॉइड को अवॉइड करके विंडोज की तरफ जाना एक डिजास्टर साबित हुआ, जिसने एप्पल और सैमसंग को वो 4 क्रूशल साल दे दिए जिसमें उन्होंने पूरी स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि विंडोज OS में भी नॉन यूजर फ्रेंडली ऐप डेवलपमेंट की वजह से डेवलपर्स और यूजर्स का रुझान नोकिया की तरफ बहुत कम रहा। और फाइनली कंपनी की मैनेजमेंट का चेंज को रेजिस्ट करना नोकिया के डाउनफॉल की एक अहम वजह बना। तारीख गवाह है कि जब कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि नोकिया हो गया था, तो उसका इंटरनल वर्क कल्चर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है और वो लोग चेंज को रेजिस्ट करने लगते हैं। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं और इनोवेशन के बारे में ना सोचने के सबब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। नोकिया के केस में भी यही हुआ। तो आखिर नोकिया की कहानी से हमें कौन से स्ट्रेटेजिक लेसन्स मिलते हैं? तो सबसे पहला है अडेप्टेबिलिटी। न सिर्फ कंपनीज बल्कि इंडिविजुअल्स को भी हमेशा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को स्कैन करते रहना चाहिए और उन्हें एज सून एज पॉसिबल अडॉप्ट करके अपने कॉम्पिटिशंस को आउट परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा है इनोवेशन का हमेशा कस्टमर सेंट्रिक होना। नोकिया ने खुद ही ये अज्यूम कर लिया कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए और उस एतबार से अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जबकि उसे कस्टमर फीडबैक को अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बेसिस बनाना चाहिए था या ये देखना चाहिए था कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की अब डायरेक्शन क्या है और उस एतबार से यूजर्स की डिमांड्स क्या हैं। तो लेसन इज सिंपल, नेवर अज्यूम, आस्क। तीसरा लेसन है लैक ऑफ लीडरशिप, जो हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है। चाहे कंपनीज हो या फिर इंडिविजुअल्स, विजनरी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है और इस विजन के हुसूल में हमेशा बोल्ड स्टेप्स और रिस्क का लेना बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। नोकिया ने ये बिल्कुल नहीं किया, जिसने उसे आउट ऑफ मार्केट कर दिया। और लास्ट है कि देयर इज नो एंड। बिजनेस में कामयाबी के लिए कंटिन्यूअस रीइन्वेंशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। नोकिया की तरह जब भी कोई बिजनेस कंफर्ट जोन में आता है तो बस वहीं उसका डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाता है। नोकिया की स्टोरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की एक आइडियल केस स्टडी है, जिसे समझकर हम बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं और उन्हें अवॉइड करके सही डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा बिलियनर्स वॉर्स को क्यों स्टडी करते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और कैसे नेपाल में मुसलमानों की 500 साल हिस्ट्री खतरे में आई ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। आखिर में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस केस स्टडी से फायदा उठा सकें और ऐसी मजीद स्ट्रेटेजी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।